हेलो फ्रेंड्स, प्रभाकर सिंह नॉलेज अड्डा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग विज्ञान कक्षा 9 पढ़ रहे हैं, जिसमें आज का चैप्टर है कार्य तथा ऊर्जा। फ्रेंड्स, इस चैप्टर के अंदर जितने भी प्रश्न हैं और लास्ट में जितने भी न्यूमेरिकल्स दिए गए हैं उन सब का हल हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। ये इस वीडियो का पार्ट 2 है। इससे पहले कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो उनका वीडियो आप देख सकते हैं, उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ आपको सवालों के साथ साथ उनके नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाएंगे, ठीक है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, तो आज का हमारा जो पहला सवाल है वो ये है कि शक्ति क्या है। ठीक है, ये उसी चैप्टर के अंदर एक क्वेश्चन में पूछा गया है, शक्ति क्या है। तो कार्य करने की दर को याद रखेंगे, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। बस कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति को किस अक्षर से लिखा जाता है? पी से। याद रखेंगे, शक्ति को किस अक्षर से लिखा जाता है? पी से। और शक्ति का सूत्र जो होता है वो क्या होता है? शक्ति बराबर कार्य बटे समय। तो अभी बताया शक्ति को किस अक्षर से लिखते हैं? पी। और डब्लू क्या है? कार्य है। और टी क्या है? समय। यानी शक्ति बराबर कार्य बटे समय, या फिर पी बराबर डब्लू बटे टी। अब बात करते हैं इसके मात्रक की। तो देखिए, कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। और समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। तो कोई पूछे शक्ति का मात्रक क्या होगा, तो मात्रक इसका क्या हो जाएगा? इसका मात्रक होगा जूल बटे सेकंड। ठीक है, एक तो इसका ये मात्रक होता है, दूसरा इसका मात्रक वाट भी होता है। तो शक्ति के बारे में आप इतना जानेंगे कि कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? कार्य करने की समय दर को। ठीक है, कार्य करने की समय दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। इसे अक्षर P द्वारा लिखा जाता है। शक्ति बराबर कार्य बटे समय होता है। और अगर संकेत में लिखें तो P बराबर W/T होता है। मात्रक क्या होता है? जूल बटे सेकेंड। एक मात्रक जूल बटे सेकेंड है, दूसरा मात्रक वाट है। तो इतनी जानकारी आप लिखेंगे। और साथ में देखिए एक और चीज जानिए, जैसे यहाँ लिखा है शक्ति बराबर कार्य बटे समय, तो शक्ति बराबर कार्य बटे समय होता है। और हम जानते हैं कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। तो आपको ये सूत्र भी उपयोग कर में आएगा कि शक्ति बराबर ऊर्जा बटे समय भी होता है। आप ये भी ध्यान में रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है और उसको सॉल्व करते हैं, उम्मीद करते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1 वाट शक्ति को परिभाषित कीजिए। तो आप ध्यान से देखिए, इसको आपको फॉर्मूले से ही निकालना है, ठीक है। तो अभी हमने पढ़ा क्या? शक्ति बराबर क्या होता है? शक्ति बराबर होता है कार्य और बटे में समय, ठीक है। तो अब ध्यान से समझिए, अभी हमने पढ़ा क्या कि इनके मात्रक लिखिए, तो देखिए अपने आप क्लियर हो जाएगा। शक्ति बराबर क्या? शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट। और इधर क्या है? कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। और इधर समय का मात्रक क्या है? सेकंड। ठीक है, अब यहाँ आप देखिए, अगर हम कहें 1 जूल कार्य करने में 1 सेकंड लगता है, तो यहाँ पर जो शक्ति उपयोग की जाएगी उसका मान कितना होगा? 1 वाट होगा। यानी 1 वाट वह शक्ति है, 1 वाट वह शक्ति है जो 1 सेकंड में 1 जूल कार्य करती है। ऐसे कह सकते हैं, 1 सेकंड में 1 जूल कार्य करने में 1 वाट शक्ति का उपयोग होता है। या 1 वाट वह शक्ति है जो 1 सेकंड में 1 जूल का कार्य करती है, ठीक है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, अगर यदि ऊर्जा के उपयोग की दर 1 जूल प्रति सेकंड है तो उसकी शक्ति 1 वाट होगी। तो इनमें से जो परिभाषा आपको अच्छी लगे आप उसको
हम नोट कर सकते हैं। ठीक है, बस यहाँ से आसानी से है कि 1 वाट क्या होता है। 1 वाट वह शक्ति है जो 1 सेकंड में 1 जूल का कार्य करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये देखिए, एक लैंप कितना 1000 जूल विद्युत ऊर्जा 10 सेकंड है। ये यहाँ क्या लिखा है, 10 सेकंड में व्यय करता है, तो इसकी शक्ति कितनी है। आसान सा सवाल, क्या क्या आपको दिया है, देखिए क्या क्या दिया, जो दिया है वो लिखा जाता है न्यूमेरिकल लगाने से पहले। ठीक है, तो आपको क्या दिया है, ऊर्जा दी है। ठीक है, ऊर्जा दी है। ऊर्जा कितनी दी है, 1000 जूल। ठीक है, न्यूमेरिकल लगाने का यही तरीका, पहले जो जो दिया गया उसको लिखें। उसके बाद दूसरा दिया है समय। समय कितना दिया है, 10 सेकंड। ठीक है, 10 सेकंड। अब आपसे पूछ क्या रहा है, शक्ति बताइए। तो हमने क्या पढ़ा है, शक्ति बराबर क्या पढ़ा है, कार्य, या फिर इसकी जगह हम लोग क्या लिखते थे, ऊर्जा। तो हम लोग इस बार क्या लिखेंगे, शक्ति बराबर ऊर्जा और बटे में समय, यही तो लिखेंगे। तो ये हमारा सूत्र हो गया। अब शक्ति हमको निकालनी है, ऊर्जा कितनी दी है, 1000 जूल, और समय कितना दिया है, 10। तो आप देखिए ये एक जीरो से जीरो काट दिया, यानी कितना बचा, सिर्फ 100। ठीक है, तो हमारी शक्ति जो आई, अब देखिए शक्ति का मान कितना आया, 100। और 100 किस में आएगा, 100 इसका मात्रा क्या होता है, वाट। तो यानी जो हमारा उत्तर आया वो कितना आया, 100 वाट की शक्ति लगेगी। ठीक है, तो यहाँ पर भी देख सकते हैं आप, इसीलिए आपको वेट्स नोट्स भी दिए गए हैं और साथ में ये समझा भी दिया गया कि शक्ति का सूत्र जो होता है, व्यय की गई ऊर्जा या फिर कार्य बटे में समय। तो देखिए ऊर्जा आपको कितनी दी है, 100 जूल दी है, समय दिया है 10 सेकंड। आपने यही सूत्र पढ़ा है, तो P बराबर W/T। तो ऊपर क्या लिख दिया, 100, नीचे लिख दिया 10, एक जीरो से काट दिया तो कितना बचा, 100 जूल, यानी वही हमारी शक्ति है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी समस्या हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, निम्नलिखित सूचीबद्ध क्रियाकलापों को ध्यान से देखिए। अपनी कार्य शब्द की व्याख्या के आधार पर तर्क दीजिए कि इनमें कार्य हो रहा है या नहीं। तो देखिए कार्य के बारे में हमने पढ़ा था, अगर बल लगाने पर वहां विस्थापन हो रहा है, ठीक है, तो हम कह देंगे कि यहाँ पर कार्य हो रहा है। ये बात ध्यान रखेंगे। अगर विस्थापन इंपॉर्टेंट है, अगर विस्थापन हुआ तो कार्य होगा, और अगर विस्थापन नहीं हुआ तो समझिए कार्य नहीं होगा। विस्थापन अगर हो रहा है तो कार्य भी होगा, और अगर विस्थापन नहीं हो रहा है तो कार्य भी नहीं होगा। ये बात समझिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स जो हम लोग देखते हैं, सुमा एक तालाब में तैर रही है। तो आप अपने आप से सोचिए, मान लीजिए ये इतना बड़ा तालाब है, अगर कोई इस किनारे से तैर के, कहाँ, इस किनारे से तैर के इधर तक जा रहा है, तो जाहिर सी बात है उसने इतना दूरी तय करी, यानी कुछ न कुछ विस्थापन हुआ है। तो हम क्या कहेंगे इस पहले वाले केस में कि विस्थापन वो कार्य होगा। तो यानी पहला वाला जो केस है इसमें क्या होगा, कार्य होगा। ठीक है, क्यों, और तर्क क्या लिखेंगे, क्योंकि इसमें विस्थापन हुआ है इसलिए इसमें कार्य होगा। अब देखिए दूसरा वाला देखते हैं। एक गधे ने अपनी पीठ पर बोझा उठा रखा है। जैसे यहाँ पे कोई एक गधा खड़ा है, उसने अपने ऊपर क्या कुछ बोझ रख लिया है। अब वो बोझ रखे खड़ा है, चल तो नहीं रहा है, तो चल नहीं रहा है यानी उसमें विस्थापन, बताइए आप, विस्थापन हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो विस्थापन नहीं हो रहा। अगर विस्थापन नहीं हो रहा तो कार्य भी इसमें नहीं होगा, यानी इसमें कार्य नहीं होगा। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आई। क्यों, क्योंकि जो गधा है वो क्या है, वो अपनी जहां पर खड़ा है वहीं पर खड़ा है। तो अगर देख लीजिए यही लिखेंगे कि विस्थापन में, विस्थापन यहाँ पर नहीं हुआ है, तो विस्थापन नहीं, तो हम क्या लिख देंगे, तो कार्य होने का तो सवाल ही नहीं, कार्य
नहीं। ये बस हर बार यही लिखना है कि अगर विस्थापन नहीं तो कार्य नहीं होगा, ये बात लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक पवन चक्की, ये देखिए अच्छा क्वेश्चन है। एक पवन चक्की जो है वो क्या कर रही है, देखिए एक पवन चक्की यानी विंड मिल कुएं से पानी उठा रही है। तो अब आप यहाँ पर ध्यान किस पर देंगे, जैसे कोई गहरा कुआं है, इसके अंदर से पानी निकल के बाहर आ रहा है, यानी पानी कुछ न कुछ दूरी विस्थापित हो रहा है। यहाँ जो तली में था कुएं की पानी है वो बाहर आ गया, यानी उसने कुछ न कुछ पानी में विस्थापन हुआ, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा। तो अगर उसमें विस्थापन हुआ तो हम क्या लिखेंगे कि विस्थापन हो रहा है, इसलिए कार्य होगा। यहाँ क्या लिख देंगे, विस्थापन हो रहा है। ठीक है, अतः कार्य होगा। ठीक है, अतः कार्य होगा। अगर विस्थापन नहीं हो रहा तो कार्य ये वाला लिखेंगे, और विस्थापन हो रहा है तो ये वाला लिखेंगे। यानी इस वाले में हम क्या देख रहे हैं कि कार्य हो रहा है, इस वाले में नहीं हुआ था, और इसमें भी कार्य हुआ था। अब देखिए, एक हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हो रही है। एक बात बताइए, पेड़ पौधे तो अपनी जगह पे स्थिर होते हैं और अपना भोजन वहीं खड़े रह के प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, यानी इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर कोई विस्थापन नहीं हो रहा, और जब विस्थापन नहीं है तो इसके अंदर कार्य भी नहीं होगा, यानी इस वाले में भी कार्य नहीं होगा। अब देखिए नेक्स्ट वाला, एक इंजन ट्रेन को खींच रहा है। तो भैया ट्रेन जब खींच रही है यानी ट्रेन चल रही होगी, यानी ट्रेन कुछ ना कुछ अपनी जगह से विस्थापित होगी, और होगी यानी विस्थापन हो रहा है, तो इसके अंदर कार्य होगा। तो ये वाले में क्या आ जाएगा, कार्य आ जाएगा। अब देखिए, अनाज के दाने सूर्य की धूप में सूख रहे हैं। अब आप ही जाएं छत पे जाके बैठ जाएं और धूप में सूख जाएं, क्या आप अपनी जगह से हिले डोले? जो अनाज के दाने पड़े हैं वो तो अपनी जगह पे पड़े रहेंगे, चलेंगे नहीं, यानी उनमें विस्थापन नहीं होगा। विस्थापन नहीं होगा तो इसमें कार्य भी नहीं होगा। अब एक पाल नाव पवन ऊर्जा के कारण गतिशील है। अब देखिए, अगर ये गतिशील है तो गतिशील मतलब ये विस्थापित हो रही है, तभी तो गति में है। कोई चीज खड़े खड़े गति में थोड़ी ना आ जाएगी, यानी गति में है तो यानी विस्थापित हो रही है, तो विस्थापित हो रही है तो इसमें क्या होगा, कार्य होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। ये देखिए, अब देखिए अगला क्वेश्चन है, ये जो हमारा क्वेश्चन है कि एक पिंड को धरती से किसी कोण पर फेंका जाता है, यह एक वक्र पथ पर गति करता है। वक्र मतलब क्या होता है, ऐसे करके। ठीक है, यही होता है, वक्र को अंग्रेजी में कर्व कहते हैं, और कर्व देखिए कुछ ऐसा ही तो होता है। तो यानी यह एक वक्र पथ पर चलता है और वापस धरती पर आ जाता है, यानी आपने यहाँ खड़े होकर पत्थर फेंका, वो वक्र पथ पर चला और बाद में फिर धरती पे आके गिर गया। ठीक है, पिंड के पथ के प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु एक ही क्षितिज रेखा में है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। कैसे हैं, एक ही क्षितिज रेखा पर स्थित है, मतलब क्षितिज यानी हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी लेटी हुई एक लाइन पर दोनों स्थित हैं। ये उसका प्रारंभिक बिंदु भी और जहां पर वो गिरा अंतिम बिंदु, दोनों एक ही रेखा पर हैं। पिंड का गुरुत्व बल द्वारा कितना किया जाए। अब जैसे आप कहीं पर भी इसमें देखेंगे, जो गुरुत्व बल होता है वो कहाँ कार्य करेगा, नीचे की तरफ। गुरुत्व बल सदैव नीचे की तरफ कार्य करता है। ठीक है, कहाँ कार्य कर रहा है, नीचे पे। यहाँ पे बात समझने की कोशिश करिए, इस दिशा में क्या हो रहा है, गुरुत्व बल कार्य कर रहा है, यहाँ समझिए। और विस्थापन कहाँ हो रहा है, इधर की तरफ। दोनों चीजें समझिए, गुरुत्व बल नीचे की तरफ कार्य कर रहा है और विस्थापन किधर हो रहा है, क्षितिज दिशा में। यानी हम कहें इनके बीच का कोण कितना बन रहा है, 90 अंश। कितना बन रहा है, 90 अंश। अब एक बात सुनिए, जब बल तथा विस्थापन जब बल तथा विस्थापन के बीच का कोण 90 अंश होगा,
तो कोई कार्य नहीं होगा। ठीक है, बीच का कोण 90 अंश है तो कोई कार्य नहीं होगा, यानी तो किया गया कार्य कितना होगा, किया गया कार्य शून्य होगा। ठीक है, तो बस आपको यही बात लिख देनी है और कुछ नहीं लिखना है कि क्या गुरुत्व बल और विस्थापन के बीच का कोण 90 अंश है, अतः किया गया कार्य शून्य होगा। ठीक है, क्यों होगा तो देखिए, एक सूत्र होता है कार्य बराबर F यानी बल और S यानी विस्थापन और साथ में cos थीटा। अब देखिए ध्यान से, F और S तो कुछ भी मान हो इनके, और cos थीटा का मान कितना है, 90। अब याद रखिएगा cos 90 का मान जो होता है वो 0 होता है। अब आप बताइए, किसी भी चीज में 0 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 0, यानी किए गए कार्य का मान कितना होता है, शून्य होता है। तो आपको केवल बस इतना ध्यान रखना है, जब कभी भी विस्थापन और बल के बीच का कोण 90 अंश हो तो वहां कार्य का मान शून्य होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। एक बैटरी बल्ब जलाती है। देखिए, ये एक बैटरी है, ठीक है, हमने ये मान लिया। इससे क्या, एक बल्ब जल रहा है। क्या जल रहा है, बल्ब। ठीक है, ये देख लेते हैं, इसमें एक बल्ब बना लेते हैं। ये बल्ब जल रहा है, इस प्रक्रम में होने वाले ऊर्जा परिवर्तन को बताइए। तो देखिए ध्यान से, बैटरी की हम लोगों ने बात करी थी। बैटरी के अंदर कौन सी ऊर्जा होती है, बैटरी किससे बनी होती है, रसायनों से, यानी बैटरी के अंदर क्या है, रासायनिक ऊर्जा। ठीक है, तो बैटरी के अंदर आ गई रासायनिक ऊर्जा, पहले से थी। बैटरी आपको क्या दे रही है, बैटरी आपको क्या दे रही है, विद्युत ऊर्जा दे रही है। ठीक है, विद्युत ऊर्जा दे रही। अब इस विद्युत ऊर्जा से क्या चल रहा है, बल्ब, यानी बल्ब अब आपको क्या दे रहा है, एक तो ऊष्मा दे रहा है और दूसरा क्या दे रहा है, प्रकाश दे रहा है। तो यानी यहाँ कितने तरीके से ऊर्जा बदल रही, बैटरी के अंदर रासायनिक ऊर्जा थी, उसने आपको रासायनिक ऊर्जा को किस में बदल दिया, विद्युत ऊर्जा ने। फिर जो बल्ब लगा था, बल्ब ने क्या किया, उस विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा और प्रकाश ऊर्जा में बदल दिया। देखिए, रासायनिक ऊर्जा ये किसके अंदर थी, बैटरी के अंदर। ठीक है, बैटरी के अंदर थी। अब बैटरी ने क्या किया, इस रासायनिक ऊर्जा को किस में बदल दिया, विद्युत ऊर्जा में। अब आपने इस विद्युत ऊर्जा को किस में लगा दिया था, बल्ब के अंदर। और बल्ब में लगा देने से बल्ब ने इसको क्या किया, बल्ब क्या देता है आपको, एक तो ऊष्मा देता है और दूसरा प्रकाश देता है। तो यानी बल्ब ने क्या किया, ऊष्मीय ऊर्जा और प्रकाश ऊर्जा में बदल दिया। ठीक है, तो दोनों चीजें ध्यान रखेंगे। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे अगर कोई पूछे बैटरी है तो बैटरी किस ऊर्जा को किस में बदलती है, आप बताएंगे तो आप कहेंगे कि बैटरी आप शुरुआत में किससे बनी होती है, रसायन से, यानी रासायनिक ऊर्जा लेती है और आपको क्या देती है, विद्युत ऊर्जा। ठीक है, विद्युत ऊर्जा देती है। तो बैटरी ने क्या किया, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल दिया। अब आपने वहां पे क्या लगाया, बल्ब लगाया। अब आप बताइए, बल्ब आपसे क्या लेता है, यही वाली विद्युत ऊर्जा तो बल्ब लेगा, और बल्ब आपको क्या देता है, एक ऊष्मा देता है। देखिए, बल्ब गर्म हो जाता है और साथ में बल्ब क्या करता है, प्रकाश देता है। तो यानी ये कितने ऊर्जा बदलाव हुए, यहाँ रासायनिक ऊर्जा पहले विद्युत में बदली, फिर विद्युत ऊर्जा ऊष्मा ऊर्जा में बदली, तथा साथ साथ ही प्रकाश ऊर्जा में बदली। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 4 है, 20 किलोग्राम द्रव्यमान पर लगने वाला कोई बल इसके वेग को 5 मीटर प्रति सेकंड से 2 मीटर प्रति सेकंड में बदल देता है। बल द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, यहां पर आपको क्या दिया गया है, द्रव्यमान दिया गया है। ठीक है, द्रव्यमान दिया गया है, तो द्रव्यमान कितना दिया है, आप बताइए, 20 केजी। ठीक है, 20 केजी दिया। अब कोई बल, इसके वेग, शुरुआत में वेग कितना, यानी प्रारंभिक वेग u होता है, ये आपको कितना दिया गया है, 5 मीटर प्रति सेकंड। ठीक,
अब बताइए, अगर हमको पता है द्रव्यमान पता, वेग पता, तो इसकी हम गतिज ऊर्जा निकाल सकते हैं। गतिज ऊर्जा कितनी होगी? अगर पहले की निकाल रहे हैं तो हाफ एम यू स्क्वायर लिख देंगे। अब देखिए, 1/2 यही रखा, एम की जगह कितना लिखें? 20। ठीक है, और u की जगह कितना लिखें? 5 का स्क्वायर। इसको हल करते हैं तो देखिए, इस 2 से इस 20 को काटें तो हमको कितना मिलेगा? 10। तो हमने यहाँ लिखा 10, और इस 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 25। अब 25 और 10 का गुणा करें तो कितना आएगा? 250। यानी पहले इसकी ऊर्जा कितनी थी? 250। ठीक है, तो अब देखिए, बल द्वारा किए गए कार्य की गणना करनी। ठीक है, तो 250 निकाल लिया। अब अगर हम यही इसको बाद में, यानी बाद में इसकी ऊर्जा कितनी हो जाती है? बाद में गतिज ऊर्जा। ठीक है, बाद में गतिज ऊर्जा देखिए कितनी हो जाती है। सूत्र तो वही रहेगा, क्या? 1/2 एम और वी स्क्वायर। तो देखिए, 1/2 यही लिखा, एम वही वस्तु है तो यानी एम वही रहेगा, लेकिन अंतिम वेग कितना हो जा रहा है? 2 मीटर प्रति सेकंड। जो v है वो कितना दिया है? 2 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो यहाँ हमने ये 20 है और ये कितना लिख दिया? 2 का स्क्वायर। तो अब देखिए, इस 2 से इसको काटा था तो मिला था 10, तो वही 10 यहाँ लिखा, और 2 का स्क्वायर कितना आएगा? गुणे में 4, तो यानी कितना आ गया? ये 40। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, एक सूत्र आपको नया बताने जा रहे हैं, ये बड़ा काम का सूत्र है। इतनी बात आपने नोट कर ली। अब देखिए, किए गए कार्य के लिए केवल एक वही सूत्र नहीं काम करता है जो हम लोगों ने पढ़ा है, बल गुणे विस्थापन। याद रखिएगा कि ऊर्जा में परिवर्तन, क्या हुआ? ऊर्जा में परिवर्तन ये भी किसके बराबर होता है? कार्य के बराबर होता है। ठीक, ऊर्जा में परिवर्तन किसके बराबर होता है? कार्य के। तो आप बताइए, ऊर्जा में कितना परिवर्तन हुआ? पहले कितनी थी ऊर्जा? 250, और बाद में कितनी हो गई? 40। यानी बदल कितनी गई? 210। तो यही आपका क्या आ गया? कार्य। तो कितना कार्य किया गया? 210, और ऊर्जा का मात्रक क्या लिख देंगे? जूल। तो थोड़ा सा राइटिंग खराब हो गई है, आप इसको उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। ये इंपॉर्टेंट है, नोट करिएगा। ऊर्जा में परिवर्तन जो है वो किए गए कार्य के बराबर होता है। तो ऊर्जा में परिवर्तन यहाँ से देख लीजिए, पहले 250 थी, बाद में कितनी रह गई? 40। तो कितने का बदलाव आ गया? कितने का? 210 का। यही हमारा आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, एक अगला क्वेश्चन है। 10 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड मेज के बिंदु A पर रखा है। इसे बिंदु B तक लाया जाता है यदि A तथा B को मिलाने वाली रेखा क्षितिज है। फिर से देखिए, वैसा ही क्वेश्चन है जैसा अभी एक किया था। जैसे ये कोई एक टेबल है, ये इसका बिंदु A है और ये B है। तो अब देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पर कोई 10 किलोग्राम का एक पिंड रखा हुआ है। ठीक है, इसको A से लुढ़काते लुढ़काते या उठा के कहाँ लाया गया है? B पे। ठीक है, लाया गया। अब ये देखिए, विस्थापित तो हुआ है मगर क्षितिज रेखा में हुआ है। अब ये नाम क्या दिया? पिंड पर गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य। अब देखिए, विस्थापित कहाँ हुआ है? एक क्षितिज रेखा में, और गुरुत्व बल कहाँ कार्य करेगा? नीचे की तरफ। तो फिर से वही केस है, ये क्या है? इधर क्या है? विस्थापन है। ये ध्यान देखिए, विस्थापन ये रहा, और ये क्या है? बल है। कौन सा? बल, जो कि कहाँ लग रहा है? नीचे की तरफ। तो हम कहेंगे कि विस्थापन और बल के बीच का कोण कितना है? जो कोण यानी थीटा है उसका मान कितना है? 90 है। और अभी बताए थे, जब कभी भी थीटा का मान 90 होगा, अतः किया गया कार्य कितना होगा? किया गया कार्य शून्य होगा। ठीक है, किया गया कार्य कितना होगा? 0, यानी शून्य होगा।
ये शून्य बना है, ठीक है, 0। आप क्या लिखेंगे कि विस्थापन तथा बल के बीच का कोण 90 अंश है, अतः किया गया कार्य शून्य होगा। ठीक है, चलिए हिंदी में लिख लेते हैं, शून्य होगा। ठीक, ये बात समझ में। हमेशा यही देखिएगा, गुरुत्व बल की दिशा सदैव नीचे की तरफ होती है, और विस्थापन उसने कहा क्षितिज में, यानी इनके बीच का कोण कितना बन रहा है, 90 अंश। ठीक है, ये चीज यहाँ पर आपको देखिए चित्र से दिखाएगी। पहले बॉक्स यहाँ रखा था, उसको विस्थापित करके कहाँ पहुंचा दिया, बी से। तो अब देखिए विस्थापन इसी दिशा में हो रहा है, और गुरुत्व बल कहाँ कार्य कर रहा है, नीचे की तरफ, यानी इनके बीच में कोण जो बन गया वो कितने का बन गया, 90 अंश। तो 90 अंश बन गया, तो वही वाला सूत्र लगेगा, W बराबर एफ एस कॉस और थीटा। तो आप क्या लिखेंगे, एफ एस कॉस और साथ में 90 डिग्री। तो अब क्या एफ एस तो रहेगा, कॉस 90 का मान हमेशा क्या आएगा, 0। तो आंसर कितना आ जाएगा, 0। तो आप बाद में क्या लिख देंगे, अतः किया गया कार्य कितना होगा, किया गया कार्य शून्य होगा। ठीक है, कार्य शून्य होगा, मतलब कोई कार्य नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये देखिए, मुक्त रूप से गिरते एक पिंड की स्थितिज ऊर्जा लगातार कम हो रही है, क्या यह ऊर्जा संरक्षण नियम का उल्लंघन करता है, बताइए। तो देखिए, हम लोगों ने एक क्वेश्चन पढ़ा था, बताया था आपको कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, इन दोनों का योग जो होता है हमेशा नियत होता है। ये बात हमने पढ़ी थी कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग नियत होता है। इनमें क्या होता है, एक दूसरे में ये लोग बदलते रहते हैं। गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में बदलेगी, स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदलेगी। तो जैसे अगर ये मान लीजिए ये धरातल है, यानी पृथ्वी की सतह है, और यहाँ इतनी ऊंचाई पर कोई पिंड अभी रुका हुआ है। आप सोचिए, इतनी ऊंचाई पर है और अभी रुका हुआ है, तो यानी इसके अंदर जितनी भी ऊर्जा होगी वो कौन सी होगी, स्थितिज ऊर्जा होगी। और रुका होने के कारण क्या होगा, गतिज ऊर्जा अभी यहाँ कितनी हो जाएगी, 0 होगी। ठीक है, अब जैसे जैसे ये कह रहे हैं नीचे आएगा, यानी गिरेगा, तो जाहिर सी बात है ये कहाँ आएगा, नीचे आएगा। और नीचे आने से ऊंचाई क्या होती जाएगी, कम होगी। ऊंचाई कम होने से क्या, गतिज ऊर्जा कम होती जाएगी। तो इन्होंने आधी बात बताई है कि गतिज ऊर्जा कम हो जाएगी, लेकिन गतिज ऊर्जा कहाँ चली जाएगी, वो किस में बदल जाएगी, वो स्थितिज ऊर्जा कम तो होती जाएगी, स्थितिज ऊर्जा किस में बदलती जा रही है, गतिज ऊर्जा में। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे पिंड पृथ्वी के नजदीक आता जाएगा उसका वेग क्या होगा, बढ़ता जाएगा, और वेग बढ़ने से क्या है, उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ती जाएगी। यानी आप किसी भी बिंदु पर चेक करेंगे, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का जोड़ आपको हमेशा क्या मिलेगा, नियत मिलेगा। यानी जितनी ये स्थितिज ऊर्जा कम होगी, गतिज ऊर्जा उतनी ही बढ़ जाएगी। और जैसे जैसे ये एकदम पृथ्वी की सतह के नजदीक आएगा तो वहां स्थितिज ऊर्जा बिल्कुल कम हो जाएगी और गतिज ऊर्जा एकदम मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है, तो यही है। तो इसमें आंसर में हम क्या लिखेंगे कि गतिज ऊर्जा जो है वो स्थितिज ऊर्जा में बदलती रहती है। वो यहाँ पर ये ऊर्जा संरक्षण का नियम का उल्लंघन नहीं कर रहा है। बस क्या होता है, गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में बदल जाती है और स्थितिज ऊर्जा किसमें, गतिज ऊर्जा में बदलती रहती है, और इनका योग जो होता है वो नियत रहता है। ठीक है, आप इसको पढ़ के नोट कर सकते हैं, यही चीज लिखी गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये आपको समझाया भी गया है, देखिए, प्रत्येक बिंदु पर गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा अचर रहती है, मतलब नहीं बदलती है। अतः हम कह सकते हैं कि ऊर्जा संरक्षण का उल्लंघन नहीं हो रहा है। जैसे ये देखिए, एकदम ऊंचाई पर है तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा क्या है, मैक्सिमम है, और अभी रुके होने के कारण गतिज ऊर्जा कितनी है, 0 है। अब जैसे जैसे ये नीचे आता जाएगा, जो स्थितिज ऊर्जा है वो गतिज ऊर्जा में बदलती जाएगी।
जाएगी। देखिए यही बात हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे कि जो स्थितिज ऊर्जा है ऊंचाई कम होने से ये कम होने लगेगी और कम होके कहीं जाएगी नहीं, वो किसमें, गतिज ऊर्जा में बदलती चली जाएगी। और जैसे ही एकदम नीचे आ जाएगा अब उसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी और वो सब किस में बदल चुकी होगी, गतिज ऊर्जा में। और यहाँ पर भी इनका योग क्या होगा, वो हमेशा क्या रहेगा, नियत रहेगा। यानी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा सदैव अचर रहते हैं। अचर कहने का मतलब होता है फिक्स या फिर नियत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम, जब आप साइकिल चलाते हैं तो कौन सा ऊर्जा रूपांतरण होता है। आप ध्यान से देखिए, इसको तरीके के क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे। साइकिल जैसे जब हम पैरों से चलाते हैं तो उसमें पैरों में हमारे शरीर में कौन सी पेशीय ऊर्जा होती है, ठीक है। अब साइकिल पेशीय ऊर्जा आप अपने शरीर से चला रहे हैं और साइकिल क्या है, मशीन। यानी आप पैरों से क्या चला रहे हैं, मशीन चला रहे हैं। तो मशीन में किस प्रकार की चला रहे हैं, यानी कुछ काम कर रहे हैं ना, तो वो काम किस प्रकार की ऊर्जा हो जाएगा, यांत्रिक ऊर्जा हो जाएगा। देखिए साइकिल आप शरीर से चला रहे हैं तो शरीर वाली ऊर्जा कौन सी है, पेशीय ऊर्जा। आप अपनी उस पेशीय ऊर्जा से क्या चला रहे हैं, साइकिल। तो यानी पेशीय ऊर्जा अब किस में बदल गई है, साइकिल यानी यांत्रिक ऊर्जा में बदल गई है। ठीक है, अब साइकिल चलने लगी तो आपकी उस मतलब ऊर्जा से साइकिल चलने लगी, यानी चलने लगी तो साइकिल में कौन सी ऊर्जा आ गई, गतिज ऊर्जा आ गई। ठीक है, गतिज ऊर्जा आ गई। और साथ में गतिज ऊर्जा के साथ में अब देखिए इसके टायर जो होंगे, अगर आप ज्यादा देर साइकिल चलाते रहें तो चैन और टायर भी गर्म हो जाएंगे। यानी वहां पे कौन सी ऊर्जा आ गई, गतिज ऊर्जा के साथ साथ ऊष्मीय ऊर्जा आ गई। बस इतने ही शायद रूपांतरण इसमें होते होंगे। ठीक है, ये ऊष्मीय ऊर्जा क्यों, जैसे कोई चीज ज्यादा देर तक आप चलाते हैं, कोई मशीन ज्यादा देर तक चलाएंगे तो वो गर्म हो जाती है, ये सबने अनुभव किया होगा। और गर्म हो जाना मतलब उसमें कोई ऊर्जा ही तो होगी, एक प्रकार की ऊर्जा दूसरे प्रकार की ऊर्जा में बदल गई। देखिए यही बात यहाँ लिखें, जब साइकिल सवार बल लगाता है और पैडल घुमाता है तो इस प्रकार वह कोई कार्य कर रहा है, यानी जिसके फलस्वरूप साइकिल के पहिए अब गति करने लगते हैं और यांत्रिक ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में बदलाव हो जाता है। इस गतिज ऊर्जा का कुछ भाग सड़क के द्वारा साइकिल के टायरों पर कार्यरत घर्षण बल का सामना करने में भी व्यय हो जाता है। और घर्षण बल क्या, रगड़ के कोई चीज चलती है तो वो क्या, ऊष्मीय ऊर्जा में बदल जाती है। ठीक है, घर्षण माने होता है किसी चीज के ऊपर वो घसीटते हुए ले जाना। जैसे कोई ये रोड है, इसके ऊपर किसी आदमी को बैठा के खींचिए तो वो घसीटते हुए तो जाएगा, तो देखिए नीचे नीचे से गर्म होता जाएगा, यानी वहां पर भी ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न होने लगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था हमारा पार्ट 2 जिसमें हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया। अब नेक्स्ट जितने भी बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको हम लोग पार्ट 3 में देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।